चले जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स पढ़े थे, ठीक है। हमने इनका कंपैरिजन भी किया था। कंपैरिजन क्यों किया था आपको आज की क्लासेस में इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, जब हम 3 से 4 पास्ट पेपर के सवाल करेंगे और रिसेंट पास्ट पेपर के सवाल करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब से ये ओपन बुक पॉलिसी हुआ है उसके सवाल करेंगे, सही है। देखें, एक सवाल हम अपने सामने डिस्कस करते हैं। विंटर 2012 क्वेश्चन 5, ठीक है। ये आप समझे हमारे पास कब, ये लास्ट टाइम का सवाल है, ये लास्ट टाइम का सवाल है। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द शेयर कैपिटल ऑफ डीएल, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी comprises of 75 million shares of rupees 10 each, out of which the federal government through Ministry of Finance owns 58 million shares। सही है जी। तो इसका मतलब एक कंपनी है डीएल, एक कंपनी हमारे पास डीएल है। फेडरल गवर्नमेंट इसमें कितने ओन करती है? फेडरल गवर्नमेंट 58 मिलियन शेयर्स ओन करती है आउट ऑफ 75 मिलियन शेयर्स। 58 मिलियन शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं आउट ऑफ 75। तो अगर हम देखें तो इसको अगर डिवाइड करें हम, तो हमारे पास ये मोर आ जाता है, मोर देन 51%। ठीक हो गया जी। मोर देन 51% शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब है ये जो कंपनी है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर चुकी है। तो ये जो डीएल है हमारे पास, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर चुकी है। हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो 51% से ज्यादा शेयर्स को कंट्रोल करता है, तो वो कंपनी आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी से हो क्या जाएगा? सिर्फ इतना हो जाएगा यार कि उसके ऊपर पब्लिक सेक्टर रूल्स भी अप्लाई हो जाएंगे। सही, रूल्स भी अप्लाई का मतलब है कि अगर वो लिस्टेड होगी तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अप्लाई होगा और पब्लिक सेक्टर रूल्स भी अप्लाई होंगे। सवाल में बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन है कि जो कंपनी है मेरे पास वो अनलिस्टेड है। तो अनलिस्टेड है तो इसका मतलब है कि सीओसीजी तो अप्लाई नहीं होना, इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा होगा? इसके ऊपर पब्लिक सेक्टर रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। सही है, अच्छा। द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एज फॉलोज। तीन कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टर है, हम पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरे पास 4 है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे पास 3 है, और मेरे पास जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो 2 है। तो इसका मतलब है कंपनी के पास जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कुछ 9 डायरेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं। सॉरी यार। द डिटेल्स ऑफ द डील्स बोर्ड कमेटी इज एज फॉलोज। कितनी कमेटी है? ऑडिट कमेटी है, रिस्क एंड मैनेजमेंट कमेटी है, प्रोक्योरमेंट कमेटी है, नॉमिनेशन कमेटी है, एचआर कमेटी है। और ये कुछ साफ इनके मेंबर्स हैं, ठीक है। इन कमिटीज में मेंबर्स ये हैं। ऑन 29 नवंबर 2022 द फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड टू मेक एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ 21 मिलियन शेयर्स इन डीएल टू द जनरल पब्लिक एट ₹73 पर शेयर। तो 58 में से प्यारे बच्चों फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि मैं 29 नवंबर को 21 मिलियन शेयर्स सेल करने जा रही हूँ। तो इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट के पास होल्डिंग कितनी रह जाएगी? 37 रह जाएगी। सही है। अगर मैं 37 को डिवाइड करता हूँ 75 से, नीचे सारी कैलकुलेशंस वगैरह वैसे आ रही हैं, अगर मैं 37 को डिवाइड करता हूँ 75 से, तो अब फेडरल गवर्नमेंट के पास मोर देन 51% होल्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब है 29 नवंबर 2022 के बाद जब ये शेयर सेल हो जाएंगे तो फिर ये मेरे पास पब्लिक सेक्टर कंपनी का स्टेटस नहीं होगा। ठीक हो गया जी, पब्लिक सेक्टर कंपनी का स्टेटस नहीं होगा। It is expected that the sale of the shares by the federal government and the listing of shares on the Pakistan Stock Exchange is to be concluded on or before 31st March। अबे एक और मसला होने जा रहा है। कंपनी सवाल के शुरू में कह रहा है अनलिस्टेड है, और अब एंड में आके कह रहा है कि जी इस कंपनी को हम क्या करने जा रहे हैं? लिस्ट करने जा रहे हैं। जब आप लिस्ट करने चले जाएंगे तो प्यारे बच्चों अब इसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा? अब इसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? द डीएल बोर्ड इज कंसर्न अबाउट द चेंजेस इन द बोर्ड कमेटी एंड द गवर्नेंस। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि यार कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये पब्लिक सेक्टर रूल्स। तो हमारे पास डायरेक्टर कितने होने चाहिए? ये सारी बातें कहां लिखी हुई है? ये सारी की सारी देखिए, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के इलेक्शन कैसे होंगे, डायरेक्टर के रोल्स क्या है, ये बहुत सी बातें आपको कंपनीज एक्ट में बताइए। सही है। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव कितने होने चाहिए, कितनी कमिटीज बननी चाहिए, सीएफओ की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कंपनी उन मीटिंग्स को चेयर कौन करेगा, कौन चेयर नहीं करेगा। तो इसमें सारी की सारी बातें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स में बताई गई हैं। अंडर द एप्लीकेबल कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई सवाल में बताएगा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वर्ड क्यों यूज किया है? इसलिए बिकॉज कंपनी लिस्ट हो चुकी है, और जब लिस्ट हो गई है तो उस डेट के बाद से उसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अप्लाई हो जाएगा। कंसिडरिंग द कंसर्न ऑफ द डीएल्स बोर्ड, और सवाल में बड़ा कैटेगोरी के लिए कह रहा है अंडर द एप्लीकेबल कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सही है, अंडर द एप्लीकेबल कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसिडरिंग द कंसर्न ऑफ डीएल्स बोर्ड
Discuss whether the existing board committee would be continue to operate. Summary of the details board committee are as follows. तो पहला सवाल इसने आपसे यहां से पूछ लिया, पार्ट ए आपसे उसने 3 नंबर का पूछा, लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है प्यारे बच्चों। डिस्कस वेदर द एग्जिस्टिंग बोर्ड कमिटी वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट। पहला सवाल वो आपसे यहां पूछ रहा है। क्या यहां तक सारे क्लियर है मेरे भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट सारे यहां तक क्लियर हो बच्चों? सवाल क्लियर है? अच्छा। और ये सारी चीजें अगर आप देखें, ये सारी चीजें अगर आप देखें, तो हमने जो, मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी करा दूं और अभी इस सवाल के साथ साथ भी करवाता रहूंगा। जब हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा, ये पूरी हमारे पास सीओसीजी की समरी थी, याद आ रही है समरी है? ये सारी की सारी जो कलर आ रहे हैं, ये बड़ा लॉजिकल कलरिंग करी थी हमने, इन सबको हमने हाईलाइट करा था, सही है। इसी तरीके से हमने पब्लिक सेक्टर पढ़ लिया था, और जब पब्लिक सेक्टर पढ़ा तो साथ ही साथ हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेक्शन भी साथ साथ कॉपी कर लिए थे, ताकि हम हाईलाइट कर लें कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे सेम आ रहा है। सही हो गया जी? अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अब इसके बाद हम विंटर 2022 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, तो भाई वो पहली चीज कहता है कि मुझे ऑडिट कमेटी, अच्छा मैंने सवाल ग्रुप में भी शेयर करे थे, सही है। डिस्कस वेदर द एग्जिस्टिंग बोर्ड कमेटी वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट। अब देखिए, मैं आपको, ये इसका नीचे आंसर आ रहा है, मैंने नीचे आंसर भी ड्राफ्ट करके रखे हैं, लेकिन मैं आपसे पहले एक चीज पूछना चाह रहा हूं और आपने मुझे इसका जवाब देना है। पेपर में आप इस सवाल को कैसे टैकल करेंगे बच्चों? जल्दी, छेती छेती। पेपर में आप इस सवाल को किस तरीके से टैकल कर रहे होंगे? मतलब मैं क्या करूं, मुझे बताएं बच्चों। जवाब सबने देना है, देखें प्लीज, ऐसा नहीं करें यार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जवाब सबने देना है। ये जो कमिटीज आ रही है किसके हिसाब से आ रही है, पहले तो ये बता दें। ये जो मैंने आपको एक एक सर्कल बनाया है, ये जो कमिटीज आ रही है किसके हिसाब से आ रही है? जल्दी, छेती छेती मेरे प्यारे बच्चों। जबरदस्त जबरदस्त, उमेर उमेर मेरा प्यारा बच्चा, बहुत जबरदस्त। आप कहते हो, मैं फौरन से आपको इसको हम वहां से भी चेक कर सकते हैं, वर्ड की फाइल से भी चेक कर सकते हैं। तो पहला काम हम ये कर लेते हैं, पहला काम हम ये कर लेते हैं प्यारे बच्चों। पब्लिक सेक्टर रूल सबको दिख रहा है बच्चों? जवाब सबने देना है। देखिए माशाल्लाह, हेडिंग क्या आ रही है? बच्चों आ जाए इस रूल में, रूल नंबर 12। क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों? रूल नंबर 12, फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड कमिटीज। द बोर्ड शैल, कौन सा बोर्ड, किस कंपनी का बोर्ड, किस कंपनी का बोर्ड? बच्चों जवाब सबने देना है, बड़ी जबरदस्त चीज सीखने जा रहे हैं हम। देखिए मैंने सिर्फ आंसर रीड नहीं करवाना है प्यारे बच्चों, आपको ये तक बताना है कि पेपर में ओपन बुक पॉलिसी आपने किस तरीके से करनी है। जबरदस्त जबरदस्त। क्यों? कंपनी, कंपनी कौन सी थी? कंपनी तो कंपनी है, बट इसका स्टेटस क्या था? जवाब देंगे तो इंशाल्लाह पेपर में पिक कर पाएंगे। कंपनी का स्टेटस ये था कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी तो इसकी जो कमिटीज बनी होंगी वो पब्लिक सेक्टर रूल्स के हिसाब से बनी होंगी। जबरदस्त। ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, प्रोक्योरमेंट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी। देख लें इन नामों को, देख लें इन नामों को प्यारे बच्चों, क्या यही सवाल में आ रही थी कमिटीज? डन हो गया प्यारे बच्चों? डन हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया। अब जो वो कह रहा है, अब जो वो कह रहा है, डिस्कस वेदर द एग्जिस्टिंग बोर्ड कमिटी वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट, तो इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर से अब ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जब चली जाएगी, तो अब मैं कौन सा डॉक्यूमेंट खोलूं? आप मुझे बताएंगे प्यारे बच्चों, अब मैं कौन सा डॉक्यूमेंट खोलूं? प्यारे बच्चों मेरे, जबरदस्त देखें, ये आप इसको ये ना समझिएगा कि ये छोटी मोटी बात है प्यारे बच्चों। हमने पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये बड़ा मैटर करता है, सही है। तो प्यारे बच्चों मैं आ जाता हूं।
प्यारे बच्चों आ जाओ चैप्टर 9 में। प्यारे बच्चों मिल गया। किसमें आ जाऊं? देखिए, जब भी सवाल आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपने लॉ सामने रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों? जिस तरह मैं ये घुमा रहा हूं ना पेजेस, आपने भी घुमाने हैं, सही है? ताकि पेपर में हम फौरन से क्लिक कर सके इसको। मैं आ जाऊं ऑडिट कमिटीज में। क्या लिखा हुआ है भाई? कमिटीज ऑफ द बोर्ड। डन हो गया? इट इज मैंडेटरी। पहली कमेटी कौन सी आ रही है? जल्दी बता दें, पहली कमेटी कौन सी आ रही है? ऑडिट कमेटी। दूसरी कमेटी कौन सी आ रही है? ह्यूमन रिसोर्स एंड रिम्यूनरेशन कमेटी। तीसरी कमेटी कौन सी आ रही है? नॉमिनेशन कमेटी। चौथी कमेटी कौन सी आ रही है? रिस्क रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। और उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर आ गया। तो प्यारे बच्चों कोर्ट के हिसाब से कितनी कमिटीज होनी चाहिए? कोर्ट के हिसाब से कितनी कमिटीज होनी चाहिए, जल्दी से बता दें। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आ रही है, नॉमिनेशन कमेटी आ रही है, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी आ रही है, ऑडिट कमेटी आ रही है। सीओसीजी के हिसाब से कितनी कमिटीज आ रही है प्यारे बच्चों? बच्चों ऐसा नहीं करें यार, देखें इस तरह ना करें यार। बच्चों कोर्ट के हिसाब से आ रही है 4 कमिटीज, कोर्ट के हिसाब से आ रही है 4 कमिटीज। पहली कमेटी आ रही है ऑडिट कमेटी, दूसरी आ रही थी रिस्क एंड मैनेजमेंट कमेटी, ऑडिट कमेटी, रिस्क एंड मैनेजमेंट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी और एचआर कमेटी। क्या प्रोक्योरमेंट कमेटी आ रही थी प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब है मेरे पास कितनी कमिटीज होनी चाहिए? अगर मैं डिस्कस वेदर द एग्जिस्टिंग बोर्ड कमिटी वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट, नहीं सर, 4 कमिटीज है। प्रोक्योरमेंट कमिटी इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट यस इट वाज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर द पब्लिक सेक्टर रूल्स। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है यार? ये 4 का जवाब पहले दे देते ना, जब कब से पूछा था। देखें ये भी गलत आंसर है प्यारे बच्चों, ये भी गलत आंसर है। खुदा का वास्ता है, सुन ले मेरी बात, थोड़ा सुने मेरी बात। ऑडिट कमेटी के आगे क्या लिखा हुआ है? अब जवाब देना है सबने। ऑडिट कमेटी के आगे क्या लिखा हुआ है? एचआर कमेटी में मैंडेटरी का वर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये क्या हो गई? इसका मतलब है ये क्या हो गई? हमने पढ़ा था ना कोड में कंप्लायंस और मैंडेटरी अप्रोच, याद आ रहा है? कोड तो स्टार्ट इस तरीके से होता था ना। मैं वापस ही रिवाइज करा दूंगा, कोई मसला नहीं है। नॉमिनेशन कमेटी द बोर्ड में, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी द बोर्ड में। तो इसका मतलब है 2 कमिटीज के आगे मे का वर्ड यूज हो रहा है। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? मैंडेटरी in relation to this regulation means such provisions that are constituted to be strictly complied with by the company, and the non-compliance agreement leads to the penal proceeding under regulation 37. Comply or explain approach means discretion of a company with respect to non-mandatory provision of this regulation either to comply or provide appropriate explanations to any impediment in its complying. और आप देख लें, दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड कंपनीज बेस्ड ऑन कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच। कंप्लाई का मतलब ये है प्यारे बच्चों को, जो मैंडेटरी उसे तो कंप्लाई करना ही करना है आपने, लेकिन जो नॉन मैंडेटरी अगर आप उसे कंप्लाई नहीं करें तो आप एक्सप्लेन कर देगा आप उसे कंप्लाई क्यों नहीं करते। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब है ये देखें यार, ऑडिट कमेटी, चारों कमिटीज के नाम लिख दिए मैंने। प्रोक्योरमेंट कमेटी एज पर सीओसीजी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बाकी मेरे पास जो नॉमिनेशन कमेटी थी वो ऑप्शनल थी। क्यों ऑप्शनल थी? कौन सा वर्ड यूज हो रहा था? मे का वर्ड यूज हो रहा था।
एचआर कमेटी मैंडेटरी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है? मेक अ वर्ड यूजर, तो ऑडिट कमेटी मैंडेटरी है प्यारे बच्चों के। यहां तक समझ आती है? ये हमारा एक परफेक्ट आंसर होगा। डन हो गया प्यारे बच्चों। सिर्फ आंसर मैंने आपको नहीं बताना, आपको ये बताना है मैंने कि आपने किताबें रेफर कैसे करनी है, सही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हमें पता चल जाए कि एक सवाल पूछ किस तरीके से रहा है। अगर वो हमें ट्रिक समझ आ जाएगी तो हम पढ़ते हुए उन चीजों को अच्छे से हाईलाइट कर सकेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? और अगेन मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको सीओसीजी की समरी इशू करी थी, ये मैंने आपको, ये आपको बड़ा हेल्प करेंगी बच्चों। समझ आ रही है बात? यार ये देखी भी है ना सबने? कमिटीज ऑफ द बोर्ड, ऑडिट कमेटी पढ़ाते हुए लिखा भी था, सर्कल भी बनाया हुआ था, इट इज मैंडेटरी। एचआर कमेटी, देयर शैल मैंडेटरी, सही है। नॉमिनेशन कमेटी, द बोर्ड में। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सर्कल किया हुआ है में। तो ये देखें, अभी ये चीज हमने वर्ड की फाइल में देखते गए टाइम लग रहा था। ये हैंडआउट इतना जबरदस्त है कि आपको फौरन से क्विकली कंपेयर कर देगा। बच्चों क्या ये बात समझ आ रही है हमें? क्लियर है बच्चों सारे यहां तक? चले जी, जबरदस्त जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त। अगला सवाल, तो ये हमारा आंसर हो गया, इसका एक परफेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। पार्ट बी बड़ा जबरदस्त है। एडवाइस व्हाट वुड बी द की चेंजेस टू बी मेड इन द कॉम्पोजिशन एंड द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट कमेटी। एडवाइस व्हाट वुड बी द की चेंजेस टू बी मेड इन द कॉम्पोजिशन। ये दो रिक्वायरमेंट है इस सवाल के अंदर, दो रिक्वायरमेंट है इस 6 नंबर के सवाल के अंदर, दो रिक्वायरमेंट है। कह रहा है की चेंजेस बताएं ऑन दी कॉम्पोजिशन एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट कमेटी। प्यारे बच्चों दो रिक्वायरमेंट है, सही। कॉम्पोजिशन भी पूछ रहा है, तो हम पहले चले जाते हैं ऑडिट कमेटी की तरफ। हम पहले चले जाते हैं ऑडिट कमेटी की तरफ। ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर्स आ रहे हैं भाई? जल्दी बता दें प्यारे बच्चों, ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर्स आ रहे हैं? सर ऑडिट कमेटी 4 मेंबर्स आ रहे हैं ना, अनीस बिलाल, मुराद खान, रेहान गेल, वाजिद नसीम, सही है। अच्छा, मेंबर्स अगर मैं देखूं तो अनीस बिलाल कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, आई लिख देता हूं। मुराद खान कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, आई लिख देता हूं। रेहान गिल कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और वाजिद नसीम कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इट मींस 4 में से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और 2 मेरे पास क्या है, जल्दी से बता दें, 2 मेरे पास क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ऑडिट कमेटी की करंट कॉम्पोजिशन ये है प्यारे बच्चों। डन हो गया? ऑडिट कमेटी की करंट कॉम्पोजिशन ये है प्यारे बच्चों। मुझे अगर ये देखना है कि इसके अंदर क्या चेंजेस होनी चाहिए, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, जल्दी से बता दें। अच्छा, चेंजेस करने जा रहा हूं तो कहां जाना पड़ेगा? कंपनी के स्टेटस में क्या चेंज हुआ है बच्चों? कंपनी के स्टेटस में क्या चेंज हुआ है? जबरदस्त 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 मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें जाना पड़ेगा, कहां पे जाना पड़ेगा? हमें ऑडिट कमेटी में जाना पड़ेगा, सही है। अच्छा, मैंने आपके लिए क्या काम करा है नीचे, अगर आप हैंडआउट देखें तो मैंने पब्लिक सेक्टर रूल्स में जो ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट थी वो भी लिख दी। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट्स थी वो भी मैंने आपको लिख दी, और उसके बेसिस पे मैंने आपको एक अच्छा आंसर बना दिया है। आपने क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपने ऑडिट कमेटी का जो हैंडआउट है, जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऑडिट कमेटी लिखा है वो पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर में जो ऑडिट कमेटी लिखना है वो पढ़ना है, और जो की चेंजेस आ रही है ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ये प्रैक्टिस करते हुए आपने इसको इस तरीके से हाईलाइट करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अगर मैं आपके साथ चलूं, the board shall establish an audit committee whose members shall be financially literate, and majority of them including its chairman shall be independent non-executive director। अब ये मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। The board shall establish an audit committee whose members shall be financially literate। अगर आप पब्लिक सेक्टर रूल्स देखेंगे, फाइनेंशियली लिटरेट की डेफिनेशन डिफाइन नहीं की गई है। अगर मैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जाऊं, it is mandatory that the audit committee shall be constituted by the board keeping with the following requirements। The board shall establish an audit committee of at least 3 members comprising of non-executive directors and at least 1 independent director।
मुझे एक बात बताएं, कोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? कोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, जल्दी से बता दें। कोर्ट में आपके पास कितने, एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए? बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना, क्या था? ऑडिट कमेटी में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से ऑडिट कमेटी के कितने मेंबर्स होने चाहिए? प्यारे बच्चों, 3 होने चाहिए। करंटली ऑडिट कमेटी के मेंबर्स कितने हैं? करंटली ऑडिट कमेटी के मेंबर्स कितने हैं? जबरदस्त उमेर, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो देखिए, मैंने अपने आंसर में ये चीज लिख दी, आपने कंपेयर करा, चीज पता चली। द ऑडिट कमिटी currently had 4 members, 2 independent directors and 2 non-executive directors. The current composition of audit committee meets the minimum requirement of code of corporate governance, that is at least 3 members comprising of non-executive director and at least 1 independent director। प्यारे बच्चों, क्या बात समझ आ रही है? अगला पढ़ें, अगला पढ़ें, ये देखें, सर्कल बना रहा हूं मैं। The chairman of the board as well as the chief executive of the public sector company shall not be a member of the audit committee. The chairman of the board, sorry, the board committee shall be chaired by the non-executive director। ये सब रेगुलेशन 2 है, ये रूल 2 है। The board committee shall be chaired by non-executive director। कोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? ये बना दिया सर्कल, प्यारे बच्चों। कोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, जल्दी से बता दें। लिखा हुआ है सामने बच्चों, जल्दी से बताते हैं। पब्लिक सेक्टर कहता है कि भाई जो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। कोर्ट क्या कहता है? द चेयरमैन ऑफ द कमिटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु शैल नॉट बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। प्यारे बच्चों, इसके ऊपर भी कमेंट्री कर दूं? बच्चों, जो हाईलाइट किया सिर्फ उसको पढ़ लें यार, प्लीज बच्चों। ना करें, ऐसा जवाब दे दें, आपका फायदा है इसमें, मेरा कोई मसला नहीं है। मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा देता, आंसर आपको बता देता, इससे नहीं होता, पेपर पास नहीं होगा। किस तरीके से हमने लिखना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, खुदा का वास्ते सीरियस हो जाए। पब्लिक सेक्टर में बोर्ड कमेटी, ऑडिट कमेटी को चेयर कौन करेगा? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और प्यारे बच्चों, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो प्यारे बच्चों लिख देना कमेंट्री, एज पर पब्लिक सेक्टर, एज पर पब्लिक सेक्टर रूल, चेयरमैन ऑफ द कमिटी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हाउएवर, comma, in case of COCG, the chairman of the committee shall be an independent director। Therefore, Anis Bilal or Murad Khan could be the chairman of the audit committee if they are not currently the chairman of the board। क्या ये बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? ये लफाजी समझ में आ रही है? ये अनीस खान और मुराद खान का, अनीस बिलाल और मुराद खान का नाम क्यों लिखा है भाई प्यारे बच्चों? अनीस बिलाल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मुराद खान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और ये ऑडिट कमेटी में बैठे हुए हैं। ये रहे अनीस बिलाल और मुराद खान। आप समझ रहे पेपर में किस तरीके से लिखना होता है? हम सिर्फ सेक्शन छाप के आ जाते हैं, हमें इसके मार्क्स नहीं मिलते। सवाल में बताना पड़ता है हमें कि भाई मुराद खान और ये अली सईद, इनको आप बना सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इनमें से किसी एक बंदे को आप बना सकते हैं, प्रोवाइडेड इनमें से कोई भी बंदा क्या नहीं होना चाहिए? हु शैल नॉट बी द, उमेर 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 देखें, ये आपने मेरी बात सुने, ये मेरा आंसर है, सही है। इसको मैं सी कर देता हूं, ठीक है, ये मेरी बात समझिएगा, इसको मैं सी कर देता हूं। ये सी आंसर लिखने के लिए मुझे वेरिएबल ए भी चाहिए, और इस वेरिएबल ए में से मुझे माइनस क्या करना है, वेरिएबल बी माइनस करना है, तब मेरे पास आंसर आएगा सी। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। अगर अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं ए को रिमूव कर दूं, तो मुझे बताइए क्या मैं कभी सी डिटरमाइन कर सकता हूं? जब मेरा सी आंसर ही है, जब आपसे पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है?
मेरे प्यारा बच्चा पूछ, चेंज कब होगा? चेंज क्या होगा? फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू सीओसी। तो आपके अपने आंसर में पब्लिक सेक्टर का भी जिक्र होगा और सीओसी का भी जिक्र होगा, तभी तो आप उसको बता सकेंगे कि भाई देखिए पब्लिक सेक्टर में रिक्वायरमेंट थी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, कोर्ट कहता है कि जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एग्जैक्टली तैमूर, एग्जैक्टली। तभी मैंने आपके लिए लिखा है, ये पेपर में आपने पूरा नहीं लिखना है, ये मेरी बात सुन लें, ये पेपर में आपने पूरा नहीं लिखना है, सही है? ये आपने, आपका आंसर ये है, ये सजेस्टेड आंसर है जो मैं आपके साथ ड्राफ्ट कर रहा हूं। बट इस आंसर को ड्राफ्ट करने के लिए आपने ये भी रेफर करना पड़ेगा और ये भी रेफर करना पड़ेगा, तभी तो चेंज पता चलेगा बच्चों। मैं अगेन आपको बता दूं, मैं आंसर रीड नहीं करा रहा आपको, आंसर बना कैसे रहा हूं मैं आपको ये सिखा रहा हूं प्यारे बच्चों। क्या समझ आ रही है? ये कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना कि नॉन एग्जीक्यूटिव पब्लिक सेक्टर में होगा, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ये कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये तो आप खुद बैठ के भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि जब सवाल आता है तो मैंने चीजों को रेफर कैसे करना है, चूंकि ये ओपन बुक पॉलिसी है, तभी तो इस किस्म का सवाल पूछ रहा है वो आपसे बच्चों। अब मजे की बात क्या है, सुनिएगा मेरी बात को। फाइनेंशियल लिटरेट डिफाइंड नहीं है प्यारे बच्चों। फाइनेंशियल लिटरेट ऑडिट कमिटी, पब्लिक सेक्टर के हिसाब से ऑडिट कमेटी के सारे मेंबरान फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए, बट फाइनेंशियल लिटरेसी की डेफिनेशन पब्लिक सेक्टर रूल में डिफाइन नहीं है। हाँ लेकिन फाइनेंस, अच्छा ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए? एटलीस्ट वन, ये लिखा हुआ है आपके सामने मैंने। द बोर्ड शैल सेटिस्फाई दैट at least one member of the audit committee shall be financially literate, सही है? और यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेट की डेफिनेशन दे दी है, सीओसीजी ने बताया है फाइनेंशियल लिटरेट को, पब्लिक सेक्टर रूल्स ने फाइनेंशियल लिटरेट को डिफाइन नहीं करा है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, फाइनेंशियल लिटरेट मींस अ पर्सन who is a member of a recognized body of professional accountants, has a postgraduate degree in finance from a university or equivalent institution। ये सारा क्राइटेरिया बताया है, तो मैंने क्या लिखा? As per public sector rules, all the members must be financially literate. However, public sector rules does not define the financial literate. As per COCG, at least one member must be financial literate, which has been defined. Which has been defined. क्या यहां तक बात समझ आती है? तो ऑडिट कमेटी के कॉम्पोजिशन में क्या होगा कि वो मेंबरान होंगे, एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि इस फाइनेंशियल लिटरेसी की डेफिनेशन में पूरा उतरता हो। तैमूर साहब और उमैर साहब देखें, मैंने आंसर ये लिखा है, लेकिन इस आंसर को लिखने के लिए मुझे ए भी चाहिए और मुझे बी भी चाहिए। क्या समझ आ रही है मेरी बात प्यारे बच्चों? अच्छा, अगला मसला क्या हो गया? कंडक्ट की बात कर रहा है, कंडक्ट की बात कर रहा है, कंपोजिशन एंड कंडक्ट। जब कंडक्ट की बात कर रहा है तो मैंने अगला सवाल, अगली चीज से पूछी, सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी, सही है? एज पर पब्लिक सेक्रेटरी रूल्स, द ऑडिट कमेटी शेल अपॉइंट द सेक्रेटरी, हाउएवर एज पर सीओसीजी, द ऑडिट कमेटी shall appoint as secretary of the company who shall either be the company secretary or head of internal audit। मुझे बताएंगे फर्क क्या है? हाँ जी। पब्लिक सेक्टर रूल्स ने प्यारे बच्चों, पब्लिक सेक्टर रूल्स ने आपको बताया, एज पर पब्लिक सेक्टर रूल्स द ऑडिट कमेटी शेल अपॉइंट सेक्रेटरी, हाउएवर एज पर सीओसीजी द ऑडिट कमेटी शेल अपॉइंट, कंपनी का वर्ड रिमूव कर दें, द ऑडिट कमेटी शेल अपॉइंट एज सेक्रेटरी। यहां पे रिक्वायरमेंट बता दी है उसने आपको कि कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी कौन होगा, ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी कौन होगा? हु शैल ईदर बी द कंपनी सेक्रेटरी और द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। का यहां तक बात समझ आ रही थी? सो फॉर द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग, फॉर द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी होगा वो इन दोनों में से कोई एक बंदा होना चाहिए। हु शैल का वर्ड लिखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर रूल्स में एज सच कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है?
प्यारे बच्चों ये पढ़े, द ऑडिट कमिटी शैल अपॉइंट अ सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी हु शैल सर्कुलेट मिनट्स ऑफ द मीटिंग। क्या कोई क्राइटेरिया बताया है पब्लिक सेक्टर ने? द ऑडिट कमिटी शैल अपॉइंट अ सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी, क्या कोई क्राइटेरिया बताया है प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती प्यारे बच्चों प्लीज, ये रहा पूरा पब्लिक सेक्टर रूल्स। द ऑडिट कमिटी शैल अपॉइंट अ सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी, सही है, इससे इतना बताया भाई, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? मुझे समझ आ रहा है, मैंने ए देखा, ए में क्या लिखा हुआ है, तैमूर साहब, उमैर साहब, स्पेशली आपके लिए कह रहा हूं। मैंने ए देखा, ए में क्या लिखा हुआ है, मैंने बी देखा, बी में क्या लिखा हुआ है, उसी चीज को मैंने माइनस करके वहां पे एक्सप्लेन कर दिया और कुछ नहीं करा प्यारे बच्चों। परफेक्ट हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी में आते हैं। डिस्कस द चेंजेस इन द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द डीएल्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। डिस्कस द चेंजेस इन द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ डीएल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बच्चों जल्दी से बताते हैं, कोई मुश्किल है ये? बच्चों क्या ये मुश्किल है? वो कह रहा है मुझे बताएं क्वालिफिकेशन, मुझे बताएं ए क्या होगा, जल्दी से बता दें प्यारे बच्चों, ए क्या होगा? बच्चों जल्दी छेती छेती, ए क्या होगा? अगेन सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्कस द चेंजेस इन द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ए क्या होगा मेरे प्यारे उमैर साहब, बड़ा जबरदस्त, पब्लिक सेक्टर। बी क्या होगा? जल्दी छेती छेती, बी क्या होगा? सीओसी जी, जबरदस्त। तो मेरा आंसर क्या होगा? तो मेरा आंसर क्या होगा जो मैंने आई कैप में लिखना है? जबरदस्त। तो पेपर में सबसे पहले आपने पब्लिक सेक्टर के सीएफओ के सेक्शन में जाके क्वालिफिकेशन ढूंढनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कोड में जाके क्वालिफिकेशन ढूंढनी है, दोनों को कंपेयर करना है और एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस कर देना है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मैं सिर्फ आंसर रीड नहीं करा रहा, मेरी बात खुदा का वास्ते सुनिएगा। मैं आपको आपसे क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर में अब आपको जब पता चल गया था आई कैप इस तरह से चीजें पूछ रहा है, तो अब जब आप घर पे बैठ के कोड को पढ़ेंगे और पब्लिक सेक्टर पढ़ेंगे तो आप काम क्या कर रहे होंगे? आप दोनों को आप बड़े आराम से कंपेयर कर रहे होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? और मेरी एक बात सुन ले, बस मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले, बड़ा फायदा देगी, सुन ले मेरी बात। व्हाट इफ कि मैं आपको एक ऐसा हैंड आउट दूं जिसपे यहां पे हेडिंग्स आ रही होंगी, यहां पे पब्लिक सेक्टर रूल्स की रिक्वायरमेंट आ रही होंगी, यहां पे सीओसीजी की रिक्वायरमेंट्स आ रही होंगी, और यहां पे डिफरेंस या चेंज आ रहा होगा। अगर मैं आपको ये हैंड आउट एक दे दूं प्यारे बच्चों, ऑल्दो ऑल्दो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जो मैंने आपको हैंड आउट ये बना के दिया हुआ है, इसमें कंपैरिजन आ रहा है, साथ साथ मैंने ऑडिट कमेटी की भी, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी चीजें लिखी थी ये लेफ्ट साइड पे, लेकिन मैं इसको और अच्छा रिफाइंड करके प्यारे बच्चों आपको दे दूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है सबके? नो पर्सन no person shall be appointed as the chief financial officer of a public sector company unless he is a member of a recognized body of professional accountants with at least 5 years of relevant experience in case of public sector companies having total asset of 5 billion rupees or more. A person holding a master degree in finance from a university recognized in the Higher Education Commission with at least 10 years of relevant experience in the case of other public sector companies. तो आपने और आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। आपने कहा सीओसीजी के हिसाब से अगर कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो सीओसीजी अप्लाई होगा, और वहां पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का क्राइटेरिया मेंशन है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आपने सिर्फ ये चीज लिखनी थी। मैं चेंज क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं कॉलम सी एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज सवाल में इसने मुझे, प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी, सवाल में इसने मुझे सीएफए के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ऐसा ही है। मैंने इसके ऊपर क्यों अनीस बिलाल के नाम से कमेंट्री कर ली थी? बिकॉज अनीस बिलाल ये सारे नाम सवाल में दिए हुए थे, इसलिए मैंने अपने आंसर में भी ये सारे वर्ड्स मेंशन कर दिए थे। मैंने अपने आंसर में भी ये सारे वर्ड्स मेंशन,
चूंकि उसने मुझे ऊपर सीएफओ को कुछ बताया नहीं था, तो ये तो इतना आसान सवाल था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बताना था कि पब्लिक सेक्टर के हिसाब से ये रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से रिक्वायरमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? बच्चों ये सवाल था, पूरा हमने कोई पौना घंटा इसके ऊपर लगाया है सिर्फ समझने के लिए कि हमने अब पढ़ाई करनी कैसे है और चीजों को आपस में रेफर कैसे करना है, हैंडआउट्स कैसे बनानी है और सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। बच्चों को ये बात समझ आती है? अच्छा, एक और सवाल में आ जाए, एक और सवाल में आ जाए। जून 22 क्वेश्चन 7 बी, जून 2022 क्वेश्चन 7 बी। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं प्यारे बच्चों, इस सवाल को सिर्फ रीड करना है, सिर्फ सवाल को रीड करना है। मैंने विंटर 22 कराया आपको, मैंने विंटर 22 कराया, अब उससे पिछले टाइम जून 22 इसका भी सवाल करा रहा हूं। सिर्फ सवाल मेरे प्यारे बच्चों एक बार रीड करना है। Brazil Wood Limited is a public listed company. अब्दुल्ला खान who holds 55% शेयर, ये सवाल समझिएगा। बीएल है, अब्दुल्ला खान एके लिख रहा हूं, कितने परसेंट शेयर होल्ड करता है? 55%। was approached by a FPL, एके को किसने अप्रोच किया भाई? एफपीएल ने, to purchase his entire shareholding at face value. Abdullah Khan accepted the offer and the shares were transferred in the FPL name on 6 June 2022. FPL is a growing company in which the federal government holds 90% shares. फेडरल गवर्नमेंट की एफपीएल में कितनी परसेंट होल्डिंग आ रही है बच्चों? जल्दी छेती छेती। फेडरल गवर्नमेंट की एफपीएल में 90%। एफपीएल की जो फरंगी प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी बीएल में कितनी होल्डिंग आ रही है? इसकी बीएल में कितनी होल्डिंग आ रही है? इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट की बीएल में इनडायरेक्ट होल्डिंग कितनी है? वो एफएफआर वाला कंसोल ना करिएगा कि 90 को 55% मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं। कितनी आ रही है? 55% आ रही है प्यारे बच्चों। मुझे बताएं ये जो बीएल है इसका स्टेटस क्या हो गया? ये जो बीएल है इसका स्टेटस क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, जबरदस्त जबरदस्त सर, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई तो इसके ऊपर पब्लिक सेक्टर रूल्स अप्लाई होंगे, और प्लस चूंकि सवाल में तो है ही लिस्टेड, तो इसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अप्लाई होगा। नहीं नहीं उमेर, देखे इनडायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट होल्डिंग, आप कभी भी इसको 90 का 55% करके आप आंसर नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं करेंगे। वो चूंकि मैं कंसोल करता हूं तो मैं कहता हूं इफेक्टिव होल्डिंग कितनी है, लॉ के चक्कर में मैं ये नहीं करता। फेडरल फेडरल गवर्नमेंट क्या कहेगी? फेडरल कहेंगे मेरी इस कंपनी में 90% होल्डिंग है, इस कंपनी की उस कंपनी में 55% होल्डिंग है। सही है? अगर आपने सब्सिडी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हो लॉ का, लॉ में होल्डिंग एंड सब्सिडी की डेफिनेशन पढ़ी हो, सही है, तो अगर होल्डिंग की सब्सिडी 1 में 90% होल्डिंग है और सब्सिडी 1 की एक सब्सिडी 2 है, उसमें इसकी 60% होल्डिंग है, तो ये भी इसकी सब्सिडरी ही कहलाएगी। लॉ आप कंसोल 90 को 54% के हिसाब से कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि मैं सिंपल से क्वेश्चन है, क्या एच एस1 को कंट्रोल करता है? क्या एच एस1 को कंट्रोल, क्या एस1 एस2 को कंट्रोल करता है? तो एच एस2 को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता? आप 90 का 60% ना लेना मेरे बच्चों। अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अंडर द एप्लीकेबल रूल्स, अभी सवाल समझिएगा मेरा, सही है, ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आया। अंडर द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एडवाइज बीएल
regarding the disclosure to be made in the BL's annual report. Disclosure to be made in the BL's annual report. तो पहले तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा था? पहले तो सीओसीजी अप्लाई हो रहा था। जब सीओसीजी अप्लाई हो रहा था तो सीओसीजी के हिसाब से तो वो चीजें डिस्क्लोज कर रही थी। प्यारे बच्चों, अब चूंकि मुझे इसका आंसर लिखना है, अब इसके ऊपर सीओसीजी के अलावा एक और चीज भी अप्लाई होगी। क्या अप्लाई होगी? तो मैंने पब्लिक सेक्टर में जाना है और मैंने पब्लिक सेक्टर में जाके देखना है कि कहां कहां पे ये लिखा हुआ है कि ये चीज एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज होनी चाहिए। कहां कहां पे ये लिखा हुआ है कि एनुअल रिपोर्ट में ये चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैं इसमें आपको सिर्फ एक चीज बता दूं प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है एक चीज थोड़ा सुन ले। ये पब्लिक सेक्टर में गया, ठीक है, सीओसीजी में जाने की जरूरत है। क्यों? वो कह रहे हैं चेंज थोड़ी बताओ, वो कह रहे हैं मुझे एडिशनल डिस्क्लोजर बता दो। सही है। मैं प्यारे बच्चों, जबरदस्त तैमूर, बहुत जबरदस्त। मैं गया, मैं पब्लिक सेक्टर में आया, किसमें आ जाओ प्यारे बच्चों? डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू द बोर्ड शेल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, मैं आपके साथ इस तरह पढ़ रहा हूं कि पेपर में आपने अटेम्प्ट करते हुए इस तरीके से पढ़ा होगा। द बोर्ड शेल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। द बोर्ड शेल द बोर्ड शेल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दियर रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। कौन सी रिपोर्ट की बात करें? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये सारी स्टेटमेंट आपने देनी है। The disclosure of an executive remuneration is an important aspect of the public sector company. The annual report of a public sector company shall contain a statement on the remuneration policy and details of the remuneration of the members of the board. Separate figures need to be shown for the salary, fees, other benefits and the performance related scheme. प्यारे बच्चों, क्या ये वाली चीज लिख दूं मैं? बेहतरीन हो गया। द डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या ये लिखने की जरूरत है? ये ए बी सी डी ई लिखने की जरूरत है नहीं। इसने एनुअल रिपोर्ट आपसे कहा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं कहा। बच्चों डन हो गया? बच्चों डन हो गया? एवरी पब्लिक सेक्टर कंपनी, अब मेरी बात सुनिएगा, सीओसीजी में क्या लिखा हुआ है? The company's annual report shall contain the details of aggregate amount of remuneration separately of executive and non-executive director, including salary fee. This companies are encouraged to provide efforts and detail of the remuneration of individual directors in annual report. है जी? और यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये वाला पढ़ा ना हमने अभी। यहां पे क्या लिखा हुआ है? कोड कहता था कंपनीज आर encouraged to provide the efforts and detail of the remuneration of encouraged। पब्लिक सेक्टर में मैंडेटरी है। The annual report of a public sector company shall contain a statement on the remuneration policy and the details of the remuneration of members of the board। प्यारे बच्चों, पहली चीज समझ आ गई? एडिशनल रिक्वायरमेंट समझ आ गई? प्यारे बच्चों, लेकिन कितने मार्क्स का सवाल है? 7 नंबर का है। अब मैं आपसे बताऊं मसला क्या है, मैं आपसे बताऊं मसला क्या है। मसला यह है कि पब्लिक सेक्टर रूल्स में हर चैप्टर में उसने जगह जगह पे लिख दिया है कि आपने ये भी एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होगा। बच्चों, ये बात समझ आई क्या बोली मैंने? पढ़े इस वाली लाइन को। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है।
बच्चों जल्दी, प्यारे बच्चों, सामने लिखा हुआ है, इस तरह ना करो यार, इस तरह ना करें बच्चों। कोई और भी एनुअल रिपोर्ट के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आ रही है? कुछ और भी एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट आ रही है? ने प्यारे बच्चों, बस समझ आ गया आई कैप कहां खेल रहा है आपके साथ? प्यारे बच्चों, समझ आ गया आई कैप कहां पे खेल रहा है आपके साथ? आपने आंसर कहां ढूंढने की कोशिश करी? आपने आंसर कहां ढूंढने की कोशिश करी, जल्दी से बता दें। आपकी नजर सिर्फ यहां पे पड़ी है, सही है? हालांकि पब्लिक सेक्टर में जगह जगह पे लिखा हुआ है कि आपने उस इस चीज को भी एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। बच्चों समझ आया? आपने अब जब पढ़ना है कोड ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो किस तरीके से पढ़ना है? देखें, ये रहा आंसर। द बोर्ड शैल एस्टैब्लिश एन ऑडिट कमेटी। The names of the members of the audit committee shall be disclosed in each annual report of the public sector company। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? Composition of the board, सबसे स्टार्टिंग में, the board shall have at least one third of its total member as independent directors। The public sector company shall disclose in the annual report the non-executive, executive and the independent directors। बच्चों बात समझ आ रही है? आपको समझ आ रहा है आई कैप आपसे कहां खेल रहा है? बच्चों दो चीजें हो सकती है तैमूर साहब, दो चीजें हो सकती है। देखें, जब भी पहले बच्चा करता है क्या है, कोड की रीडिंग करता है, पब्लिक सेक्टर रूल्स की रीडिंग करता है, दोनों को रीड कर लेता है, सही है। एक दो क्वेरीज होंगी, एक दो टेक्निकल कॉन्सेप्ट होंगे, वो इसने पूछ लिया, उसको लगता है उसको आता है। नहीं यार, इस तरह नहीं पढ़ना। आपको ये समझने की जरूरत है कि कोड और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या है। आप इसकी अगली रिक्वायरमेंट तो पढ़ें। तभी मैंने आपको जो पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, पढ़ा इस तरीके से रहा हूँ। आप देखें, अगर ये मैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डॉक्यूमेंट देखूं, तो ये वन पेज पे लाया क्यों? ताकि आप क्विकली कंपेयर कर सकें। जब पब्लिक सेक्टर मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने पब्लिक सेक्टर पढ़ाया, तो पब्लिक सेक्टर पढ़ाते हुए मैंने बराबर में कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट लिखी और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी रिक्वायरमेंट लिखी। क्यों लिखी? ताकि कंपैरिजन हो जाए। क्या यहां तक बात समझ आती है? आप इसका अगला सवाल तो पढ़ें। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस हम पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? बच्चे क्लास में पढ़ा था हमने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ये उल्टे हाथ पे सीओसीजी लिखा हुआ है, सीधे हाथ पे पब्लिक सेक्टर रूल्स लिखा हुआ है। डन हो गया? ये हमने एक एक चीज पढ़ी थी, दोनों को हमने हाईलाइट करा था, कौन सी चीजें सेम है, कौन सी चीजें डिफरेंट है। ये मेरी बात सुनिएगा सिर्फ। जून 22 का जो हम सवाल कर रहे हैं, इसका एक सवाल तो हमने कर लिया। एडवाइस बीएल रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द बीएल्स एनुअल रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द, जल्दी जल्दी जल्दी, डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द, किसके ऊपर, जल्दी। एनुअल रिपोर्ट तो हो गया ना, खत्म करें। डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। प्यारे बच्चों, ये जो कंपनी है, ये पहले स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस किसके हिसाब से बनाती होगी, जल्दी से बता दे। ये कंपनी पहले स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस किसके हिसाब से बनाती होगी? जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त। अब ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस किसके हिसाब से बनाएगी? अब ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस किसके हिसाब से बनाएगी? जबरदस्त। तो इसका मतलब है अगर इन दोनों में से जीतेगा कौन, माई बाप कौन है? इन दोनों में से जीतेगा कौन, जल्दी से बता दें, दोनों में से जीतेगा कौन? इसका पहला नंबर है पब्लिक सेक्टर रूल्स। मेरी बात सुनिएगा, इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर और सीओसीजी में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कौन प्रिवेल करेगा? पब्लिक सेक्टर रूल प्रिवेल करेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस की जो शक्ल होगी, जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस की शक्ल होगी, वो किसके हिसाब से होगी? वो पब्लिक सेक्टर रूल्स के हिसाब से होगी। बट चूंकि कंपनी लिस्टेड है, तो इसको सीओसीजी की रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि जब आप पब्लिक सेक्टर रूल के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बनाओगे, तो बताएं आप मजीद क्या एडिशनल डिस्क्लोजर देंगे। प्यारे बच्चों, क्या एडिशनल डिस्क्लोजर देंगे? तो मैंने दोनों के स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस को कंपेयर करा, मैंने कहा 7 डिस्क्लोजर एडिशनल है जो कि मुझे देने होंगे। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? और ये मैं आपको बता दूं, इसका इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लें।
जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो उस वक्त मैंने इसकी रिपोर्ट भी बनाई हुई है, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। होता क्या है प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। इसका नाम सबने सुना हुआ है बच्चों, ये नाम सबने सुना हुआ है? चलिए बच्चों 2 मिनट में क्लास ऑफ कर रहा हूं, जवाब दे दें, ये नाम सबने सुना हुआ है? OGDCL। ठीक है। होल्डिंग किसके पास आ रही है बच्चों, होल्डिंग किसके पास आ रही है? फेडरल के पास, और मोर देन 50% है, तो इसका स्टेटस क्या हो गया? लेकिन सर ये तो लिस्टेड भी है, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। OGDCL को पब्लिक सेक्टर रूल से भी कंप्लाई करना है और COCG से भी कंप्लाई करना है। ये सुन ले मेरी बात, OGDCL को पब्लिक सेक्टर रूल से भी कंप्लाई करना है और COCG से भी कंप्लाई करना है। क्या ये बात समझ आ रही है? इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसको COCG से रिक्वायरमेंट इसको कंप्लाई नहीं करना, लेकिन जो मेरा बेस होगा, वो बेस क्या होगा? वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का बेस क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस किसके हिसाब से बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस किसके हिसाब से बनेगी प्यारे बच्चों, जल्दी। और इसके नीचे कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर आ जाएंगे। ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर होंगे ये किसके हिसाब से होंगे? ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर होंगे किसके हिसाब से होंगे? बस जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब है एक कंपनी को दोनों रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना होगा, लेकिन बेस तो एक रखूंगा ना। बेस क्या रखूं? बेस पब्लिक सेक्टर रूल्स रखूंगा, और उसके नीचे लिख दूंगा फॉलोइंग आर द एडिशनल डिस्क्लोजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाई विद द COCG, और नीचे सारी COCG के वो डिस्क्लोजर बता दूंगा। और यहाँ पे जो 7 डिस्क्लोजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो 7 डिस्क्लोजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर चुके हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये हम ऑलरेडी यहाँ पे इस लेक्चर में हाईलाइट कर चुके हैं। और इसकी जबरदस्त मैं आपको बात बताता हूं, क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस वाला आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोई 6 कंपनीज की रिपोर्ट दिखाऊंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? लेकिन मैं चाह रहा हूं समझ आ गया ना मैं पढ़ना किस तरीके से। ये आपका होमवर्क है, आंसर बना हुआ है सारा, 6 कंपनीज की रिपोर्ट, उनमें से 4 की रिपोर्टें मैंने बनाई है, सही है, वो भी शेयर कर दूंगा आपसे। लेकिन ये बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज सुन लें। विंटर 21 क्वेश्चन नंबर 3, विंटर 21 क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका होमवर्क है। डन हो गया? विंटर, और इसका नीचे आंसर लिखा हुआ है सारा। मैंने आंसर रीड नहीं कराना, पूरा आंसर मैं लिख चुका हूं सारा। मैं चाह रहा हूं आप एक बार चीजों को रीड करके आए ताकि पता चले आपको क्या मसला आ रहा है। विंटर 21 क्वेश्चन 3 मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ था। विंटर 20 क्वेश्चन 8, ये भी आपका होमवर्क। और ये देख ले भैया प्यारे बच्चों, कितने कितने नंबर के सवाल है ये 7 नंबर का सवाल, विंटर 20, 15 नंबर का सवाल। बच्चों डन हो गया? ये कर लोगे प्यारे बच्चों, ताकि नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट जो मेरा पूछने में आपसे टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये पूछने में टाइम वेस्ट ना हो, और आपको समझ आ जाए यार। और आप मुझे टफ टाइम दे, आप मुझसे सवाल पूछे। बच्चों डन है? यहां तक क्लास फायदेमंद रही? चीजें समझ आ गई आई कैप का? तो देखे ना, कोड ऑफ पब्लिक के जितने भी सवाल है पिछले 6 8 10 अटेम्प्ट के, वो सारे कर लेंगे, तो पता चल जाएगा आई कैप जाना कहाँ चाह रहा है। और अब ये समझ आ गया कि नहीं यार, सिर्फ कोड पढ़ना नहीं होता, सिर्फ पब्लिक सेक्टर पढ़ना नहीं होता, दोनों को कंपेयर भी करना होता है। वहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे क्या है, वहां पे रिक्वायरमेंट है या वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। चीजों को अब इस तरीके से पढ़ना है हमने, और मैंने पढ़ाया ही आपको इसी तरीके से बच्चों, ये याद रखिएगा। मैंने पढ़ाया ही आपको इसी तरीके से। ऊपर जितने भी हैंड आउट देख रहे हैं, मैंने एक एक डॉक्यूमेंट रीड करा था, एक एक सेक्शन रीड करा था, दोनों को कंपेयर करा था आपके साथ। और ये इसलिए करा था ताकि पता था आईकेप यहाँ पे आके आपसे सवाल पूछता है। डन हो गया बच्चों? अगली क्लास से पहले ये होमवर्क है, पढ़कर आइएगा। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इसको करेंगे, फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा होगा कंपटीशन एक्ट। सही है? अनाउंस हो जाएगा ग्रुप में, अनाउंस हो जाएगा तैमूर साहब, ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा। डन हो गया बच्चों? अपना बेहद ख्याल रखिएगा, क्लास सही रही प्यारे बच्चों।
कुछ लर्निंग हुई? पोर्टल पे सारी क्लासेस अपलोड है प्यारे बच्चों, बेहद जबरदस्त। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, जजाक अल्लाह बच्चों। और ग्रुप पे मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा, सवाल मैं वापस से ग्रुप पे भेज दूंगा, आपने अटेम्प्ट करना है प्यारे बच्चों, और इस तरीके से पढ़ना है इंशाल्लाह। बेहद ख्याल रखिएगा, जजाक अल्लाह। शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।